हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। एक गांव में एक जातियों में ऐसी प्रथा थी कि घर में चाहे 10 बेटे हो लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। यह रिवाज इसीलिए क्योंकि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो और सुख शांति बनी रहे। इस प्रथा के चलते पिछले वर्ष 2020 की फरवरी में मंजू की रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गांव का एक परिवार से तय कर दिया था। इस गांव के समाज की यही प्रथा सदियों से चली आ रही है। एक बहू लाते हैं और घर में सब बेटे उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। जैसे सांझा चूल्हा होता है, ठीक उसी तरह सांझी पत्नी की चलन है। मंजू का रिश्ता जहाँ तय हुआ था वह बड़े ही धनवान घर के परिवार के लड़कों के साथ में। वह 9 भाई थे। मंजू इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी जाति समाज का यही नियम रीति प्रथा होने की वजह से मंजू कुछ नहीं कर पाई। उसके अपने घर में 4 भाई थे, जिसकी शादी भी एक लड़की से कर लाए थे। उनकी मम्मी पापा ने, भाभी ने मंजू को समझाया कि शुरू शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, इसीलिए फिक्र मत करना। मंजू ने कहा, मेरे तो 4 भाई हैं, इसीलिए तुम किसी तरह एडजस्ट कर ली, लेकिन मेरे ससुराल में 9 भाई है, यानी कि मैं 9 पति, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भाभी ने भी दुख जताया, पर इसमें हम लड़कियों क्या कर सकते हैं। यह तो सदियों पुरानी प्रथा चली आ रही है। अपनी तो दादी नानी पर दादी तक ने यही निभाया है। अफसोस और डर के चलते मंजू शादी के दिन तक दुखी ही रही। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, यह सोचकर कि 9 पतियों को वह कैसे संभालेगी। आखिरकार मंजू का शादी के दिन आ ही गया। 9 दूल्हों का बारात में धूमधाम गाजे बाजे के साथ मंजू के दरवाजा पर आ गई। मंजू का दिल जोर से धड़कने लगा। मंजू ने तो पहले रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। बारात आने पर 9 बरमाला 9 दुल्हाओं ने पहनाई। सब दूल्हों ने 9 बरमाला मंजू को पहनाई। फिर शादी के रस्म में 9 दूल्हों ने मंजू की मांग 9 बार भरी और फिर लड़कों वाला एक मंगलसूत्र उन्होंने मंजू को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। फिर मंजू की विदाई हुई। मंजू के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि मंजू बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न लड़की थी। मंजू की असली इम्तिहान तो होने वाला था। जब सुहागरात के समय आया तो पहले से सबसे बड़ा बेटा मंजू का बेडरूम में आया। मंजू सुहाग सेज पर दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके पहले पति ने उसके साथ सुहागरात मनाई और कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मंजू दर्द से कहरती उठी और जैसे तैसे अपने कपड़े पहनकर हुलिया ठीक करके फिर घूंघट ओढ़े सेज पर बैठ गई। इसी तरह एक के जाने के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा, फिर चौथा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात से सुबह के 10 बज गए। 9 पतियों के साथ स्वागत मनाने में मंजू पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी। सास और ननद ने आकर मंजू को किसी तरह ले जाकर नहलाया धुलाया और तैयार करके बिठाया, क्योंकि उसके मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए दुल्हन को देखने आने वाली थी। मंजू को रात वाली हरकत से मन में इस प्रथा से नफरत हो गई थी। यह कैसी प्रथा है जिसके आड़ लेकर अनगिनत आदमी को एक ही लड़की के साथ ऐसा जुल्मी व्यवहार करते हैं। उसे खुद पे घिन आ रही थी। वह पत्नी बनकर आई थी कि वेश्यावृत्ति के लिए आई थी, देवदासी बन के। उसे नहीं पता चल रहा था। मंजू को बहुत दर्द और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। रोज़ रात भर उसी के साथ बुरी तरह रोंधा मसला जाता। रोज़ उसका सारा बदन पके फोड़े की तरह टिस टिस मारता। उसके अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपनी समस्या बताई तो मम्मी ने समाधान से बात की और यह निष्कर्ष निकाला कि अब से एक रात में एक ही पति के साथ सोएगी। मतलब सप्ताह में 7 रात 7 पति अलग अलग आएंगे और बाकी जो दोनों सबसे छोटे भाई है उनके लिए सप्ताह के दोपहर के समय तय किया गया। अब मंजू की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई और फिर उसका जख्म, दर्द और कमजोरी, परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गए। एक दिन मंजू ने अपने मायके मिलने गई तो उनके पापा ने कहा कि वह अब ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह पापा सुन भैया बहुत भड़क गए। क्या कहा?
काम कमजत लड़की तुम, समाज में हमारी नाम कटाएगी। जरा सीख ले अपनी माँ और भाभी से, समझी। और मंजू की बुरी तरह पिटाई कर डाली। मम्मी और भाभी ने समझाए, धीरे धीरे अब आसान हो गया था, आदत डाल ले। अपने समाज में यही प्रथा है, झेलनी तो पड़ेगी ही। अब रोने धोने से कुछ बदलने वाला तो नहीं, इसलिए जैसे ही माहौल है उसी तरह खुश रहना सीख लो। उसके बाद भैया ने मंजू को अपने ससुराल छोड़ाए। उसके बाद मंजू ने भी अपनी किस्मत मान के सब स्वीकार कर लिया था। कहते हैं ना, जिंदगी कभी न कभी किसी न किसी से प्यार तो जरूर होता है। बस यही हुआ मंजू के साथ भी। उसके 9 पतियों में सबसे छोटा दूल्हा अंकुश ने मंजू को धीरे धीरे प्यार हो गया। अंकुश अभी कॉलेज कर रहा था। देखने भाग बोलने में सभी भाई से अच्छे और गबले थे, लेकिन दिल में तो पसंद तो मंजू को अंकुर ही था, क्योंकि बाकी पति तो जरूरत पड़ने पर ही बोलते बतियाते और पास आते, लेकिन अंकुश तो मंजू को दुख सुख में ख्याल रखता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता और वह जो कहती वह मान जाता, उसकी फरमाइश भी पूरी करता। इस तरह से दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार पनपने लगी। लेकिन उन दोनों के प्यार बाकी पतियों को खेला लगने लगा। उन सबको मंजू का घुटना सोने लगी। अपने भाई को तो सभी भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मंजू के गिले शिकवा होने लगे थे। उनको लगने लगा था मंजू बाकियों के साथ तो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन सही मायने में सिर्फ पति अंकुश को ही पूरा ख्याल रखती है। इसके बाद फिर बात बात पर मंजू को डांटना मारपीट करना शुरू कर दिए थे। मंजू अपने अंकुश से प्यार के खातिर बाकियों को जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी। एक दिन ऐसे ही मंजू को घर बुलाया आया। उसकी भाभी का बेटा हुआ था, इसीलिए मंजू को अंकुश स्टेशन पर बस बैठाने अपनी बाइक से ले गया और वहीं वो दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान किया। अंकुश बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब ऐसे देखे नहीं जाते और मेरे अलावा कोई तुम पर हाथ उठाए या तुम्हें छुए मुझे जलन होती है। मंजू ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई छूता है तो खुद से कीन होता है। मैं भी तो हमेशा से किसी एक के लिए ही सपना देखती थी, वो तुम हो। उसके बाद मंजू और अंकुश ने तय किया कि मंजू जब अपने पिता के घर वापस आएगी तो उनको लेने के बहाने घर में आएगा और तिजोरी के ऊपर रुपए भी ले आएगा और दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही बात तय करके अंकुश ने मंजू के लिए गांव जाने वाली बस पर बैठा दिया। सुबह से ही मंजू का बस बैठकर अंकुश घर आया और शाम हो गई थी। अचानक शाम को मंजू के पापा ने मंजू को ससुर को फ़ोन किए और पूछे, भाई साहब मंजू बिटिया कब तक घर नहीं पहुंची? उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोग उसे नहीं भेजना चाहते? इस पर मंजू ने ससुर की फिक्र करते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे भाई, आप ये क्या कह रहे हो? मंजू तो सुबह उठ के ही गांव जाने वाली बस पर बैठ गई थी। अरे उसे अंकुश ही तो बैठा लाया था, उसे तो दोपहर तक आपके घर पहुंचाना चाहिए था। यहाँ तो सिर्फ 4 घंटे की तो दूरी है आपका घर। हे भगवान, मंजू बेटी कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवार में कोहराम मच गया। मंजू ने दोनों परिवार वालों को गर्मी की तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार गई। अंकुश सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान था। उन दोनों ने तो इतने सुंदर सपने देखे थे आने वाले सुनहरे कल के, फिर ये अचानक क्या हो गया? अंकुश और सभी घर वाले, हर रिश्तेदार, हर पहचान वाले का घर का पता कर आए। मंजू के पापा और भैया भी हर रिश्तेदार और प्रचलित के यहाँ पहुँच आए। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंकुश के दुख के मारे खाना भी छोड़ दिया था, पीना भी छोड़ दिया था। वह मंजू से सच्चा प्यार करता था। मंजू की खुद खुशी में उसके अंदर तक तोड़ दिया था। 2 दिन तक गली की हर नुक्कड़, हर घर में पता कर आए, फिर भी थक हार कर मंजू के ससुराल वालों ने मंजू को लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में करवाई। पुलिस भी मंजू की तस्वीर लेकर हर चौकी से पता लगाने लग गई। उन्होंने अपने खबरियों में भी मंजू के फ़ोटो सर्कुलेट कर लिए। जिस किसी को अपना पता चले तुरंत सूचित करें। मंजू ने के ससुर ने ढूंढ कर आने वाले 50,000 इनाम भी घोषित करवा दिए, लेकिन इसी तरह पूरे 4 दिन बीत गए थे। मंजू लापता हुए
अब तो दोनों परिवार हार चुके थे मंजू की तलाश करते करते। अंकुश तो रो रो कर बीमार पड़ गया था। 5 दिन बाद गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर में एक औरत फूली हुई लाश बरामद हुई है। क्योंकि मंजू की तस्वीर हर थाने में पहुंचाई गई थी, इसीलिए उसकी फूली हुई पूरी तरह से गल चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा मंजू के चेहरे से मेल खाता लगा। इसीलिए पुलिस ने तुरंत मंजू के पापा ससुर को दोनों को फ़ोन करके बुलवाए। जब दोनों परिवार ने मुर्दा घर पहुंचे तो उस लाश के फटे गले कपड़े में उसके दाएं हाथों में बने त्रिशूल के गोदने से मंजू की पहचान हुई। वह त्रिशूल बचपन में मंजू गांव के मेले की मस्जिद में जीत करके गुदवाया था। दोनों परिवार रो रो कर बेहाल हो गए। सास ने बताया कि जाते वक्त मंजू सारे जेवर पहन कर गई थी, लेकिन लाश पर तो कोई जेवर नजर ही नहीं आई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम होने के बाद मंजू की लाश को उसके ससुराल वाले को सौंप दिया। ससुराल वाले को सौंपने के बाद अंकुश तो और दुखी से ज़्यादा परेशान हो गया था। मंजू इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। यह सवाल वहीं खड़ा था जयो के तयो कि आखिर उस मासूम मंजू को किसने मारा। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि मंजू का मौत गला घोटने से हुई है। लेकिन क्या मंजू का जेवर के लिए किसी ने गला घोट कर मार डाला और सारे जेवर उतार कर किसी नहर में फेंक दिया? लेकिन फिर भी एक अहम सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि मंजू जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे और क्यों? मंजू की लाश की तो असंतुष्टि कर दी गई, लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया था। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। अब तो सबने उम्मीद भी छोड़ दी थी। मंजू के कातिल को कभी किसी ने ढूंढा भी जा सकेगा? कोई सबूत या कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी कहीं से। इसी तरह दिन पीर गुजरते गए और मंजू की कहानी आई हो गई। सब लोग मंजू को भुला चुके थे, लेकिन अंकुश की यादों में मंजू अब भी जिंदा थी। एक रात 2 बजे करीब अंकुश को मकान के पीछे कुछ खटके की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंकुश का कमरा ही आखिर था और उसके पीछे मकान की खुली जगह थी जहाँ कुछ खटपट की आवाज़ से अंकुश की नींद टूटी और उसे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। अंकुश ने अपने कमरे की बंद खिड़की को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि वहाँ उसे बड़े भैया बैठे ज़मीन में कुछ खुदाई करके काट रहे थे। अंकुश ने पहले सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ यहाँ इतनी रात क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, अगर कोई बताने वाली बात होती तो भैया इस तरह आधी रात अकेले छुपकर गड्ढा नहीं खोद रहे होते। इसीलिए उसने कोई आवाज़ किए बिना खिड़की फिर से बंद कर दी और अपने बिस्तर पे आके सो गया। उसे रह रह कर यही सवाल सता रहा था कि भैया इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे हैं। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद अंकुश उठा और फिर वही कमरे की खिड़की खोलकर देखा। अब इस बार वहाँ कोई नहीं था। अंकुश चुपके से अपने कमरे के पीछे वाला दरवाज़ा खोला और एक खुरपी ढूंढकर उसके बाहर आया और ठीक उसी तरह खोदा जहाँ उसके भैया खुदाई कर रहे थे। लगभग 20 मिनट के बाद खुदाई करने के बाद अंकुश को एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ दिखाई दिया। अंकुश ने वो छोटी सी लाल पटरी लेकर वह गड्ढा फिर से भर दिया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा चलो देखे तो भैया ने इस पे क्या छुपा रखा है। जैसे ही अंकुश ने लाल पटरी खोली तो उसके पैरों चले ज़मीन खिसक गई। वह सर पकड़कर वही धड़म से बैठ गया। लगातार उसकी आंखें बहने लगी। अरे ये तो मंजू का जेवर है जो उसने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे। तो इसका मतलब मेरी मंजू का भैया ने ही हत्या कर डाले। अंकुश का दिमाग चकरा गया और उसकी पीछे सारी बातें याद आ गई। भैया ही थे जो घर में मंजू को सबसे ज़्यादा मारपीट और गुस्सा किया करते थे। फिर भी उसने कोई फैसला लेने के बजाय एक बार पुलिस को सच बताना जरूरी नहीं समझा और अगली सुबह से ही वो अपनी बाइक में लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात बताकर मंजू के गाने दिखाए। पुलिस अंकुश के साथ घर पहुंची और बड़े भाई को अपने साथ थाने ले गई। सारे गांव को यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस के पूछने के बाद अंकुश का भैया ने कोई सही जानकारी नहीं दी, इसीलिए पुलिस की 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ा। रात भर अच्छी तरह तुड़ाई मरम्मत करने के बाद सच भैया ने बताया। उसे सुनकर उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। उसने बताया कि शुरू में मंजू सभी पतियों के साथ बराबर बर्ताव करती थी। उसके बाद
मैं जाने क्या हुआ, सिर्फ अंकुश से ही सब कुछ देती, प्यार दुलार पति का दर्जा, और हमसे मुंह फेरती। जब हम उसके साथ सोते तो वह जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती। हम उसके बात भी करना चाहते थे तो वह काम है, वह भाग जाती। जबकि छोटे से दिन रात जग जग के बात किया करती थी। दिन भर दिन सब यह बेइज्जती झेलना दुर्बल हो गया था। हमें अपने अंदर मर्दानगी की कमी होने जैसा लगता, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उस दिन जब हम अंकुश उसे बैठाकर आया तो पीछे से मैं अपनी गाड़ी लेकर गया और बस चलने से पहले ही मंजू को बस से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाया। मंजू मेरे बर्ताव से हैरान थी। फिर मैं उसे उसके गांव छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में मैंने उसे साफ साफ पूछा कि उसके दिल में जो है बता दे, तो उसने कहा कि हम सबसे नफरत करती है और वह सिर्फ अंकुश को पति के रूप में स्वीकार करती है। मैंने कहा कि तेरे खातिर खुद को बदल लूँगा, लेकिन उसने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अंकुश को तो घर से भागने का फैसला कर चुकी है। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। मैंने वहीं उसका गला पकड़ लिया। देखता हूँ अब तू कैसे भागती है, कहकर मैंने उसे मारने पीटने और गला दबाने लगा। वह छूटने के लिए तड़पती रही और मेरा दिमाग पर खून सवार था, इसीलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक उसकी छटपटाहट बंद हो गई। मैं फिर भी उसका गला दबाता रहा। जब होश आया तो वह निठल पड़ी थी। मैंने उसकी सांसें और नब्ज देखी तो वो मर चुकी थी। तब तक उसका गांव करीब आ ही गया था। तो मैंने उसकी लाश को सारे जेवर उतारकर एक रुमाल में बांध लिए और किसी ने देखा तो नहीं, यह ख्याल करके मैंने उसकी लाश को गांव के बाहर किसी नहर पर फेंक कर वापस आ गया। मैंने उसके जेवर अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ रखे थे, जो कल रात मैं चेक कर रहा था कि जेवर वहीं पर सलामत पड़े हैं या नहीं, और शायद मेरे भाई अंकुश ने देख लिया होगा। यह सुनते ही मंजू के पापा और भाई ने पुलिस को खबर मिलने पर आए थे। जब वह हवाई पे टूटे पड़े, जब अंकुश को भाई ने मम्मी पापा भी आ गए थे। सबने अपने बड़े बेटे की चवाई की खूब खड़ी खोटी सुनाई, बहुत थप्पड़ बरसाए, बददुआएं दी, गालियां सुनाई, लेकिन पुलिस अफसर ने उन सबको बोलती बंद कर दी, यह कहकर कि सारा कसूर इस प्रथा की है जिसके चलते यह घटना घटी। पहले अपनी सोच बदलो, अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथा को बदलो, तब यह अपराध खत्म होगा। मंजू की किसी तरह न जाने कितने मासूम लड़कियों की इस प्रथा के आड़ में प्रताड़ित होकर दम थोड़ी होगी। उन सब लड़कियों की मौत की जिम्मेदार भी यही प्रथा है। सच बदलो, प्रथा बदलो, सोच भी बदलो, फिर सारा देश भी बदलेगा। हर रोज न जाने कितनी मंजू प्रथा में बलि चढ़ाई जाती है। देश तभी उन्नत होगा जब देश की बेटी आज़ाद होगी। प्रथा की भेड़ियाँ उसके पैरों पर मत डालो। औरत भी इंसान है, उसकी इज्जत करो, उसे संवारो, संभालो, तभी हम सब संभल पाएंगे, खुद भी उज्जवल होंगे और सारा देश भी उज्जवल बनेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी कहानी सुनना पसंद है। मैं उसी तरह आप लोगों के लिए रोज़ नई अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ अगली स्टोरी में, लेती हूँ आप लोगों से विदा।